हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार की जो बेसिक स्टैटिक जीके है उसको हमने देखा था। इस बार हम देखेंगे कि बिहार का इतिहास क्या रहा है, जिसको इस बुक में 3 हिस्से में बांटा गया है। पहला हिस्सा है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक भारत का आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं। मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए थे। मुंगेर से मतलब पूरा पाषाण काल के अवशेष इन्हें मिले थे। चिरंद सारण में और चेचर वैशाली से नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए थे। मतलब अवशेष जो होते हैं उनसे ये पता चलता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या था और किस तरीके की सिचुएशन रही होगी। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। अथर्ववेद और पंचविश ब्रहण से पता चलता है कि मगध में व्रात्य रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। उन्हें आर्य दृष्टि से देखते थे क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। कनिंगम का बहुत बड़ा रोल है बिहार के इतिहास में। कनिंगम ने बौद्ध गया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया। इंद्रशिला पहाड़ी को अगर पूछा जाए किसने खोजा था या पता लगवाया था गुफा को, तो कनिंगम ने लगवाया था, जिसका वर्णन हेंगसांग और फहान ने किया है। हेंगसांग और फहान 2 ट्रैवलर थे जो वहाँ पे आए थे और उन्होंने बिहार के इतिहास को काफ़ी अच्छे से अपनी किताबों में लिखा है। तो अगर पूछा जाए इनके बारे में तो आप बता सकते हैं कि ये लोग आए थे वहाँ पे। कनिंगम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महावीर का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। मतलब नालंदा के बारे में यहाँ पे जो अभिलेख मिले थे उसमें लिखा हुआ है। सॉरी। कनिंगम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की है। कनिंगम ने बासाण के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया है। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंगम ने पता लगाया है। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। आधुनिक राजगिरी और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित हैं। कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाले असुरमाया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया। ये पूछा जाएगा। असुरमाया रूप इनका नाम था, ये पहली महिला चिकित्सक थी। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ है। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैष्णवर अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्निमुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदा नीरा बिहार की वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगढ़ के साथ सदानीरा के तट तक गए। सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। कौशल और विदेह की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों से बिहार के 3 महाजनपद मगध, विज और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय बौद्धिक साहित्य एवं भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। अंग आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। बिंबसार ने इसे मगध में मिला लिया था। मतलब अंग जो है वो बाद में बिंबसार में मिल गया था इनके हिसाब से। वज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्य का एक संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष प्रदेश थे, काफ़ी फेमस थे। वज्जी संघ में सबसे पहले लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का भसाड़ गांव था। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी मिथिला थी। ठीक है, तो ये बेसिक हिस्ट्री है यहाँ की। इसके बाद देखते हैं कि बौद्धिक संगतियाँ कौन कौन सी हुई थी। प्रथम संगति जो हुई थी वो राजगीर में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजातशत्रु हर्याक वंश के थे शासक उस समय थे। विनय पत्रिका और सूत्र पत्रिका का संकलन यहाँ पे हुआ था। फिर दोबारा जो हुई थी, द्वितीय जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व हुई थी। सर्वकामी जो है इसके अध्यक्ष थे कालशोक शिशुनाग वंश के इसके
शासक थे उस वक्त, बौद्ध धर्म स्थविर और महासांगिक को विभाजित किया गया था। और तृतीय जो है पाटलिपुत्र 247 ईसा पूर्व में हुआ था। मोगलीपुत्र 30 अशोक मौर्य वंश। तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। चतुर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर 1वीं शताब्दी ईस्वी में वासुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। और बौद्ध धर्म हीनायन और महायान में विभाजित हुआ। चतुर्थ बौद्ध धर्म संगति बिहार में नहीं हुई थी। ये जो फोर्थ वाला है, जो चौथा है, ये बिहार में नहीं हुआ था, ये दूसरे जगह पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था ये। अब जैन संगति कौन सी? पहला पाटलिपुत्र में हुआ था 310 ईसा पूर्व में। स्थूलभद्र और मतलब उस वक्त के अध्यक्ष थे। चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। जैन धर्म दिगंबर और श्वेतंबर विभाजित हुआ था और 12 अंगों का संपादन हुआ था। इसके बाद फिर क्या हुआ कि द्वितीय जो हुआ वल्लभी गुजरात में हुआ 512 ईस्वी में। देवधर्मी क्षमाशरण थे और धर्म ग्रंथों का अंतिम संस्करण कर लिपिबद्ध किया गया था इसे। ठीक है, अब इसमें इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी के पास। कुल साक्ष्य मृत्यु कब हुई थी? इनका कुल साक्ष्य था, इनकी मृत्यु हुई थी 483 में ईसा पूर्व में, कुशीनगर में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था, पत्नी का नाम यशोधरा बिंबा था, गोपा भद्रकच्छना और पुत्र का नाम राहुल था। ये इनके बेसिक डिटेल है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कुछ भी पूछ लेता है इनके बारे में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृहत्याग किया था, महाविनिष्करणम जिसको कहा गया था। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष के तपस्या के बाद। 6 साल इन्होंने तपस्या की थी, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा इसमें लिखा गया है। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तथागत व बुद्ध कहलाए थे। इसके बाद वैशाख पूर्णिमा की रात थी, पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किए, तथागत उन्हें बुद्ध कहा गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं यही गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 इनके मेन फीचर्स थे इनके धर्म के। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख समुदाय, दुख निरोध गमनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग इनके क्या क्या थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। प्रतिसमुत्पाद जो थे, बुद्ध के उपदेशों का सार, ये प्रतिसमुत्पाद में था। महावीर 599 में इनका जन्म हुआ, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। इनका कुल ज्ञानत्रिक है और इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला लिच्छवी की राजकुमारी थी, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, जमाता जामली। 30 वर्ष में गृहत्याग, 42 वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी। ज्ञान प्राप्ति जरी भीमग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्हें पीपल के नीचे प्राप्त हुई थी। ये अंतर है। कैवल प्राप्त होने के बाद केवलीन, जिन विजेता और अरहत योग्य और निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। जैन धर्म के वे 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये जैन धर्म की फिलॉसफी है। पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचार्य। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचार्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। इनके पहले ही 4 थे। ब्रह्मचार्य का पालन जो है महावीर ने किया।
स्वयंवाद, एकांतवाद और सप्तभंगी को ज्ञान में सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अब मगध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्र वंश था। जरासंध इसी वंश का शासक था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार, मतलब इनके हिसाब से बिंबिसार जो है सबसे पहले शासक थे, जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व ने की थी। बिंबिसार ने कोसाल की राजकुमारी कोसाला देवी प्रसन्नजीत की बहन से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया गया था। बिंबिसार को काशी दहेज में मिला था उस जमाने में। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी छलना से विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंगराज मगध में मिला लिया था। अंगराज को मगध में मिलाने का काम बिंबिसार ने किया था। उसका अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कालांतर में प्रभोत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के वो फॉलोअर थे, उन्होंने उनको फॉलो किया था। बौद्धिक ग्रंथ के अनुसार उनके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासन लिया, ऐसा बौद्ध धर्म की ग्रंथ में लिखा हुआ है। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित होकर काशी नरेश प्रसन्नजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध हुआ और संधि हुई। जब ऐसा उन्हें पता चला कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी है, तो उन्होंने काशी जो दहेज में दिया था डाउरी में, उसको उन्होंने वापस ले लिया। और लेने के बाद फिर दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद में संधि हुई। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वजीरा से विवाह होता है और काशी पुनः प्राप्त हो जाता है। मतलब वहाँ की राजकुमारी से अजातशत्रु की शादी होती है और उन्हें काशी प्राप्त होता है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की मदद से वंजी संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। इन्होंने लिच्छवियों पर आक्रमण करके उसे परास्त किया था। उसके ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी के महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। चूँकि अजातशत्रु के समय में गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, तो उन्हीं के लिए इन्होंने ये पहली संगति करवाई थी, जिसमें बौद्ध धर्म के जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसको इन्होंने एक जगह पे एकत्रित करवाया था। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उनके पुत्र उदयन मगध के शासक बने 460 ईसा पूर्व में। उसने अपनी राजधानी राजगिरी गिरिवज्र से पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया गया नया नगर स्थानांतरित की। उसने मतलब अपनी जो राजधानी थी उसने उसको चेंज कर दिया। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुकुंद और नाग दर्शक के क्रमशः अल्पकाल ने शासन किया। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश आता है। मतलब सबसे पहले जो है बिंबिसार हर्यक वंश के थे, उसके बाद फिर शिशुनाग वंश की स्टार्टिंग होती है। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदर्शक का आत्मेय व काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कोसाल और वत्स को विजित कर मगध का साम्राज्य विस्तार किया। शिशुनाग ने अवंती, कोसाल और वत्स को हरा करके अपने में मिला लिया था और मगध को इसने काफ़ी बड़ा बना दिया था। उसके पश्चात उसका पुत्र कालशोक का काकवर्ण शासक बना। शिशुनाग के बाद कालशोक शासक बने थे। इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व आयोजित की गई, जिसमें स्थविर और महासांघिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। नंदीवर्धन और महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। फिर इसके बाद नंद वंश आता है। नंद वंश महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की थी। पुराणों में उसे सर्वस्त्रतांत्रक कहा गया था। उसे एक छत्र और एक राट भी कहा गया था। नंद वंश को उसे शूद्र और दासी पुत्र भी बताया गया है। उसे इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, हायल, कलिंग, सूरसेन, मैथिली, अश्मेक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। उसके समय में मगध राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। गंगा घाटी से पार करके काफ़ी आगे गई थी। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। उसी के समय में यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो धनानंद था। मगध साम्राज्य का धनानंद था, जिसके समय में ये हुआ था।
अब धनानंद के बाद आता है मौर्य वंश, जो कि काफ़ी सबसे फेमस है और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। मौर्य वंश पुराण, बौद्ध और जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रोबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोस्ट, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोस्ट कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोस्ट की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार कर सिकंदर झेलम वितस्ता के तट तक आ जाता है। उसी समय पोरस से युद्ध होता है, जिसमें वितस्ता या हेडिप्सिस का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में जो है सिकंदर विजेता हुआ था। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती है। उसी समय नंद वंश का शासक धनानंद था। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा था। सिकंदर बहुत फेमस था अपने समय में और ये विश्व विजेता बनने के लिए निकला था अपने घर से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्कस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त मौर्य को अरिया, काबुल, अराकोसिया, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह हुआ। सेल्क्यूस नेक्टर ने अपने राजदूत मेगास्थीन को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये पूछा जाता है कि मेगास्थीन किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। मेगास्थीन ने इंडिका नाम की किताब लिखी, ये भी बहुत फेमस है। का पुस्तक की रचना की। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक, ये जगह का नाम है, स्वर्णबेलगोला, कर्नाटक चले गए और वहीं सल्लेखना उपासना कर अपनी प्राण त्यागी। उपवास करके इन्होंने अपनी जान दी थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन है? बिंदुसार है। 298 से 272 ईसा पूर्व में। इसे अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि कहा गया है। इसी के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डेमस्कस और मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फेडोल्फस का राजदूत डायोनीसियस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के काफ़ी बहुत बड़े कार्यकाल तो नहीं थे, ठीक ही थे। इनके बाद फिर अशोक आते हैं। अशोक काफ़ी फेमस थे अपने समय में और इन्होंने काफ़ी काम किए थे। सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक से पूर्व उज्जैन के राज्यपाल थे अशोक, ठीक है। 261 ईसा पूर्व राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग विजय। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगलीपुत्र तिस्य का शिष्य बन गया। इससे पूर्व वह शैव था। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद उसने बोध गया की यात्रा की। 14 वर्ष बाद धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी गया और उसे करमुक्त घोषित किया तथा एक कर को घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक के अभिलेख अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान अभिलेख का खरोष्ठी लिपि में उत्तीर्ण है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में उत्तीर्ण अभिलेख, सरेकुना से यूनानी और अरामिकई लिपियों में उत्तीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा था। बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार अशोक ने किया था अपने समय में। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का भी नाम लिखवाया है जहाँ दूत भेजे गए थे। उन्होंने अपने शिलालेख में इसका भी वर्णन किया था। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्यन, सत्यपुत, केरलपुत और ताम्रपणी बताए गए हैं। वैशाली सिंह शीर्ष केवल शेर लेख रहित बिहार में स्थित है।
अशोक की गुहा लेख। दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में स्थिर बराबर नामक 3 गुफाओं के दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। लौरिया और राज स्तंभ लेख। यह स्तंभ बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में है। रामपुरम स्तंभ लेख बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में है। प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य में 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें चक्र कहा गया। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य से प्रांत बनाए गए थे और अशोक में आते आते 5 हो गए थे। प्राची मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। उत्तरापथ तक्षशिला राजधानी थी। दक्षिण पथ सुवर्णगिरी थी। अवंती उज्जैनी थी। कलिंग तोसील थी। 5 प्रांतों चक्रों का प्रशासन कुमारमत्य कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत मंडल तथा मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिनका प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांवों का प्रशासक था। नगर प्रशासन। मेगास्थीन के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति जनगणना करना। चतुर्थ व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण। षष्ठम समिति बिक्री कर व्यवस्था। नगर प्रशासन इनके 30 सदस्य की टीम रहती थी, उसमें विभाजित था और 6 समितियाँ बनी हुई थी जो उसको कंट्रोल करती थी। नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। उस समय में पुलिस व्यवस्था को रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमिया जिलाधिकारी, एंटीनोमिया नगर आयुक्त। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी जो सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ थे। पैदल सेना, अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना की व्यवस्था थी। उस जमाने में नौसेना की व्यवस्था इन लोगों के पास थी। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। अंतपाल किसे कहते हैं, विषयपति किसे कहते हैं, गोप किसे कहते हैं, या नगर व्यवस्था क्या थी मौर्य के समय में, इन सब चीज़ों पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इसमें क्या था। ठीक है। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थीन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथ सुसज्जित अजेय सैनिक थे, जिनको हराया ना जा सके ऐसी सेना थी अशोक के पास। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट। मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में लगभग हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी ने शासन चलाते रहे। जैसा कहा जाता है ना कि अगर उत्तराधिकारी आपका अच्छा नहीं है तो आप नहीं बचा पाएंगे। अशोक ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था, लेकिन उनके बाद जो भी लोग आए उसे संभाल ना पाए और इसीलिए ये चीज़ ख़त्म हो गई। जो मौर्य साम्राज्य था इतना बड़ा, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया क्योंकि जो उत्तराधिकारी थे बहुत वीक थे। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य पश्चिम और पूर्वी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पूर्व पश्चिम उसको पहले डिवाइड किया गया अशोक के पूरे साम्राज्य को, फिर धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा। पश्चिम भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया और यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया और पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। पश्चिम भाग तो पहले ही ख़त्म हो गया था, फिर जो पूर्व बचा था उसमें लड़ाई लड़ी गई। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने की थी। इसके बाद मौर्य सम्राट समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया लास्ट में। सुग वंश। मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बना। पुष्यमित्र आया, उसकी उपाधि सेनानी थी। उसने यवन आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके पुरोहित पंतजलि थे।
इसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी महाकवि कालिदास ने मालिका विकनिमित्रम नामक नाटक में रचना की थी। कालिदास इन्हीं के समय के थे। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। फिर आता है कुवर्ण वंश। देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या कर कर्ण वंश की नींव डाली। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था, काफ़ी कुछ खास काम नहीं हुआ। फिर आता है कुषाण वंश, ये काफ़ी फेमस थे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर को विजित कर अश्वघोष को अपने हाथ में लिया। कुषाणकालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवी का शासन हुआ। गुप्त वंश काफ़ी डेवलप हुए थे इनमें। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलसंड स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षित इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त इसके पहले शासक थे, जिसकी उपाधि महाराजा थी। उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अपने राज्याभिषेक 319 ईस्वी के आधार पर उसने गुप्त संवत की शुरुआत की। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में शामिल थे। समुद्रगुप्त अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रम, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वराजे छोतेता आदि उपाधि प्राप्त की गई। इतिहासकार स्मिथ इसे भारत का नेपोलियन कहते थे। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणपथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। दक्षिणपथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण मोह अनुग्रह थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसे संधि विग्रह एवं राजकवि हरिसेन ने लिखा है। रामगुप्त, इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामों की उपाधि से जाना जाता है। इसने ध्रुव देवी और कुबेर नागा से विवाह किया था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ के लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बालिकों और पूर्व के बंग शासक पर विजय का वर्णन है। चंद्रगुप्त की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्र प्रभावती का विवाह वाकाटाका नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीनी यात्रा फाहान ने इसी के समय में भारत की यात्रा की थी। फाहान इसी समय में भारत आए थे। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजित थे, जिनमें से कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटक करपक, वराहा मिहिर, वरुरुचि जैसे विद्वान शामिल थे। इसके बाद फिर आए थे कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख, वत्सभट्टी रचित प्रशस्ति से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञान होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी काल में हुई थी। कुमारगुप्त के समय में नालंदा की स्थापना हुई थी। कुमारगुप्त ने महेंद्रदित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त, जूनागढ़ अभिलेख से पता चला कि स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल किया था। उसने सुदर्शन झील चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित का पुनरुद्धार किया था। ये पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार या नवनिर्माण फिर से किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने कराया था। कहौम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शंकरादित्य थी। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। गुप्त काल का उत्तरार्ध, चीनी यात्री सुंगयुन 1515 से 1520 की यात्रा की थी।
हुंग सांग 629 से 645 तक भारत की यात्रा की थी। हेंग सांग ने के अनुसार मगध के शासक नरसिंहगुप्त बालदित्य ने मिहिर कुल हुण को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद परुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया। विष्णुगुप्त वंश का अंतिम शासक था, उसने मगध पर शासन किया। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना गया है। बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने ओधंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित है। फिर आता है धर्मपाल। इसी के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इंद्रयुद्ध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रयुग को कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया। धर्मपाल के समय में ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र ने मुंगेर तक क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये पूछा जाता है विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले के अंतिवचक गांव में स्थित है। सोमपुरा महावीर बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर गांव में है। का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। धर्मपाल को अभिलेख में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापथ स्वामी कहा है। देवपाल, इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसने जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा विहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किए। महिपाल प्रथम, इसे पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतीश दीपंकर के नेतृत्व में इसे तिब्बत का एक दूत मंडल भेजा। फिर आते हैं रामपाल। ये सभी गुप्त वंश के हैं। पाल वंश के हैं, इसके पहले गुप्त वंश थे। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना गया है। इसी के समय में कैवर्त विद्रोह हुआ। कर्नाट वंश, इस वंश का संस्थापक न्यायदेव था। इसके बाद गंगदेव, फिर इसके पुत्र नरसिंह देव शासक बने। नरसिंह देव के समय में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया। बख्तियार खिलजी वो पहले शासक थे जिन्होंने यहाँ पे बिहार में आक्रमण किया था। तो आज की वीडियो यहीं तक है और कल 9 बजे की क्लास में शाम को जो है आपको मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास कम्प्लीटली पढ़ाया जाएगा। आज प्राचीन बिहार का इतिहास इसमें कम्प्लीटली कराया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस चैनल पे हम आपको लूसेंट कम्प्लीटली कवर करवाएंगे। और बिहार की एक मैगज़ीन आती है ईयरली, घटना चक्र की बिहार स्पेशल आती है जो 1 साल की आती है, उसे भी इस चैनल पे कम्प्लीटली करवाया जाएगा। प्लस घटना चक्र की जो बिहार तदसार आई है, जो इस वक्त ये बुक है, इसे भी कम्प्लीटली इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सकें जो आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और जैसा भी रहे हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।